नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। मैं सौरभ सिन्हा। आप देख रहे होंगे कि 2026 में अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग वैकेंसी आ रही है। उसमें अगर आप देखेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो हम सुपरवाइज़र की बात करें, चाहे वो हम एएफओ की बात करें। एएफओ में तो एनिमल हस्बेंड्री से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे हम एंट्रांस एग्ज़ाम की बात करें, जैसे कि जेईई हो गया, सीयूटी हो गया, ऐसे एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने कभी भी कोर्स लॉन्च नहीं किया है और ना तो अभी करने का प्लान भी है, लेकिन मैं एक ये क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चाहे आप राजस्थान के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं 2027 में जो आने वाली है, या फिर एएफओ की तैयारी कर रहे हैं जो 2-3 मंथ बाद मेंस होने वाली है, अभी तो फ्री होगा, या फिर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेईई की तैयारी कर रहे हैं। दैट मीन्स किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, अगर आपकी कोर्सेज में ये एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडेड है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी चीज़ें है ना जो हॉर्टिकल्चर्स की जैसे है। कैसे? हॉर्टिकल्चर्स में भी 25% हम थ्योरी पढ़ते हैं, 75% डेटा याद रखना होता है। इधर एनिमल हस्बेंड्री में भी 25% थ्योरी पढ़ते हैं, बाकी सारी चीज़ें डेटा याद रखना होता है। डेटा इन द सेंस की फैक्ट होता है कि ये है तो है। जैसे आप अभी एजीटीए के एग्जाम देखेंगे तो वहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कैमल जो होते हैं उसके साइंटिफिक नेम पूछा गया, ठीक है? 2 कुबर वाले जो कैमल होते हैं उसके बारे में पूछा गया था। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी चैप्टर सब्जेक्ट है, लेकिन ईजी तभी लगेगा जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो। अन्यथा ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगने लग जाएगा कि इतनी सारी डेटा है, इतनी सारी कंसेप्ट है, कैसे याद करें? ये आपको बहुत ईजी मैं कर दूंगा, मेरा ये वादा है आप सबसे। तो आई होप कि आप इसे कंटिन्यूअसली देखेंगे और ये जो भी क्लासेस रिकॉर्ड होगा, जो भी क्लासेस आपके पास पहुंचेगा, उसका नोट्स बनाएंगे और साथ में फीडबैक जरूर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सौरभ सिन्हा है और आप एग्रो पाठशाला देख रहे हैं, और इस चैनल पे आपको तरह तरह की कोर्सेज, तरह तरह की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट पेड लेवल की कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि इंडिया के सबसे टॉप लेवल की कंटेंट आपके पास डिलीवर हो। कोशिश रहती है, कितना मैं डिलीवर कर पाता हूँ ये तो आप बताओगे, बट मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है। अब जैसे यहाँ पीछे आप देख रहे हो कि क्या चीज़ें बताई जा रही है, किसके विषय में बात की जा रही है, तो ये एक सिलेक्शन सीरीज हम लोग ला रहे हैं। इस सिलेक्शन सीरीज में एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जिसे कहते हैं, उसको हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। डेमो क्लासेज है। डेमो क्लासेज इसलिए, क्या सर इसके बाद ऐप पे क्लासेज होगी? नहीं, अभी ऐप पे क्लासेज नहीं होगी। अभी तक मैंने कोई भी कोर्सेज बेचा भी नहीं है, हालांकि उतनी आप कह सकते हो कि मटेरियल मेरे पास नहीं था कि मैं सेल कर सकूं। जब होगा तो मैं बताऊंगा आपको, और बहुत मिनिमम प्राइस पे आपके पास सेल करूंगा। हालांकि वो कोई प्राइस भी नहीं होगा, इस तरह से होगा, ठीक है? लेकिन अभी कोई प्राइस नहीं है। ये सीरीज हमेशा कंटिन्यू चलेगी। डेमो क्लासेस इसलिए मैंने बोला है कि ये एक ऐसा क्लासेस है जो आप डिसाइड करोगे इसके बाद हमें क्लासेस मतलब देखना है या नहीं देखना है। मान लो कि ये क्लास आपने देखा, अगर आपको लगा कि यार ये क्लासेस उतना यूजफुल नहीं है, देन आप क्यों देखोगे इस क्लासेस को? तो आपके लिए तो डेमो क्लासेस हो गए। आपको लगता है कि ये क्लासेस हमें फ्यूचर में काम आएगी, ये क्लासेस हमारे लिए बहुत यूजफुल है, देन आपके लिए भी डेमो हो गए, आप नोट्स बना लोगे उसके। तो इसलिए मैंने डेमो लिखा है। ये जो बैच होगा ये जीरो से हीरो बैच होगा, जिसमें हम कंप्लीट जीरो टू हीरो करेंगे। जैसे एक और हमारा बैच चल रहा है एग्रो सॉइल, सॉरी यार क्या बोल रहे, हॉर्टिकल्चर्स का, बीएचओ बिहार में जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। आप देखेंगे तो 10-12 लेक्चर अपलोड कर दिया गया। 2 दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं थी जिसकी वजह से अपलोड नहीं कर पाया हूँ, और थोड़ी सी बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम आ रहा था, इसकी वजह से भी, टू बी ऑनेस्ट में बताऊँ तो। बट बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही होता है, एग्जाम डेट आते हैं तो उनको लगता है कि अब वो पहाड़ तोड़ देना है। एग्जाम डेट नहीं आते तो उनको लगता है कि ठीक है यार क्यों पढ़ेंगे। और दूसरी सबसे फैक्ट ये भी है कि फ्री का चीज, मतलब फ्री की चीज में उतना वैल्यू नहीं होता है किसी चीज का। बट मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि 10 बच्चे ही देख रहे हैं, 100 बच्चे ही देख रहे हैं, तो उनके पास ये सारी कंटेंट पहुंचे और फ्री में पहुंचे। मेरा एक प्रयास है, ठीक है? चलिए, ये किसके द्वारा कराया जाएगा तो आपको पता है ये किसके द्वारा कराया जाएगा। साथ में याद रखेंगे कि ये किस एग्जाम के लिए है। आईबीपीएस के, अगर आप एफओ की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, हालांकि ये यूपी में, उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बुरा हुआ है, बट ठीक है, जितना वैकेंसी हमारी नसीब में थी, हमारे लिए सरकार दिया,
उतना मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उस पर जम के मेहनत करता हूँ। जैसे एजीटीए है, डीओ की वैकेंसी आने वाली है, कैंप सुपरवाइजर उसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो लाइव स्टॉक एक्सटेंशन का जो वैकेंसी है वो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है पीसीबी प्लस में 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, ठीक है। किसमें डिप्लोमा? तो एक्सटेंशन में डिप्लोमा, ठीक है। एक्सटेंशन में डिप्लोमा, एक्सटेंशन कह रहे हैं लाइवहुड एक्सटेंशन, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन में डिप्लोमा, लाइवहुड नहीं, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन में डिप्लोमा होना चाहिए। ये कोर्सेज बहुत कम लोग करते हैं, वो मीम्स आपने देखा है ना, ये एक स्पेशल डिग्री है, ये बहुत कम लोग ही करते हैं, और जो करते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो जेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो नो डाउट जेट आपको लग रहा होगा कि निचले लेवल की एग्जाम है, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो उसको भी हम पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। साथ में आप इतना समझिए कि कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। सेशन हम स्टार्ट करते हैं, और सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं एनुअल हस्बेंड्री। एक क्लासेस डेमो के रूप में है कि ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि जो टीचर हमें पढ़ाएगा क्या वो सच में हमारे लिए यूजफुल है, वो क्लासेस जो प्रोवाइड करा रहा है वो क्या यूजफुल है। तो डेमो क्लासेस में आप ये बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेडिंग डालेंगे एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। देखो हस्बेंड्री, मेरे क्लास में एक चीज आप याद रखना कि मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ, और बेसिक से पढ़ाता हूँ तो हर एक वो पॉइंट डिस्कशन करता हूँ जो पॉइंट आपके मन में होगा। तो कई बार बच्चे ये बोलने लग जाते हैं कि सर इतना बेसिक से क्यों करवाते हो? तो इतना बेसिक से इसलिए करवाता हूँ कि किसी को अगर थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो उसको नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि हमें सारे स्टूडेंट को लेकर चलना है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? पशुपालन, ठीक है, याद रखना, पशुपालन कहते हैं, ठीक है। अब पशुपालन क्या है? पशुपालन क्या हो सकता है? पशुपालन हो सकता है पशुओं का पालना, पशुपालन क्या है? पशुपालन में पशुओं का सिर्फ पालना ही पशुपालन नहीं है, उससे रिलेटेड सारी चीजें हमें समझना है। तो वो सारी चीजें बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक चीजें समझते हैं। बेसिक क्या समझते हैं? थोड़ा सा समझना, हम पहुंचेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अभी पहुंचेंगे। जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि जब हम कृषि को पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम ये पाते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज, ये हमारा बेसिक क्लासेज होता है जब हम करवाते हैं। अभी ये बेसिक क्लासेज नहीं है, तो हम जानते हैं कि भाई ये लैटिन शब्द से लिया गया, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो कृषि शब्द है ना, हिंदी के जितने भी शब्द होते हैं वो तो संस्कृत का ही होते हैं, आपको पता ही है। तो ये किससे लिया गया? संस्कृत से लिया गया, संस्कृत से लिया गया, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर, यही है। एग्री जो शब्द होते हैं, कौन सा शब्द? एग्री जो शब्द होता है, और एक है कल्चर। एग्री मीन्स आप ये कह सकते हो सॉइल, यानी कि मृदा, और कल्चर दैट मीन्स कल्टीवेशन, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन यानी कि इसे हम कहते हैं खेती करना, हिंदी में खेती करना, समझना क्या होता है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर को, किसके बारे में बात करें? एग्रीकल्चर को, कि भैया एग्रीकल्चर क्या होता है, तो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो चीज़ें है ना, वो लैटिन शब्द से लिया गया है। ये भाषा कैसे बना, इंग्लिश का निर्माण कैसे हुआ, फिर उस तरह से अलग अलग कंट्री की भाषा हमने कैसे अपटेक किया है, कैसे हमने लिया है और फिर उसका यूज़ किया है, ये हम फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज में बात करेंगे। फिलहाल के लिए एग्रीकल्चर समझते हैं। एग्रीकल्चर एक लैटिन का शब्द है, जो एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना हुआ है। एग्री का मतलब क्या होता है? सॉइल, और कल्चर का क्या मतलब होता है? कल्टीवेशन। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप क्या कह सकते हो? कल्टीवेशन यानी कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। हिंदी में क्या कहेंगे? मृदा में खेती करना एग्रीकल्चर यानी कि कृषि कहलाता है। हिंदी में ये मतलब है। लेकिन क्या अभी इस समय मॉडर्न समय
का एज चल रहा है, मॉडर्न तरीके से हम लोग खेती कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सही है परिभाषा कि भाई मिट्टी में ही खेती करना एग्रीकल्चर कहलाएगा? आपको लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है कि मॉडर्न तरीके से अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो हम ये कहेंगे कि मिट्टी में खेती करना ही एग्रीकल्चर कहलाएगा। छोड़ देते इसको, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हो जाएगा। बट अभी के समय पे देखो, हमेशा ना इंसान का परिभाषा हर समय पे अलग अलग होता है। तो इस समय पे इसका परिभाषा यही था। पहले हमारा स्ट्रगल ही था कि भाई हमें फूड प्रोडक्शन सही से हो जाए, भोजन अपनी कर ले, हमारा सारा काम हो जाएगा। पहले तो लोग हंटिंग करते थे, तो ये सारी चीजें हैं। तो पहले हमारा परिभाषा क्या था एग्रीकल्चर को लेकर कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर, मृदा में खेती करना एग्रीकल्चर कहलाता है। अब बात ये हुआ कि मृदा पे सिर्फ खेती करना ही एग्रीकल्चर कहलाएगा। जैसे मान लो ये मिट्टी है, ठीक है, मृदा है, ठीक है, सॉइल है, क्या इस पे कोई क्रॉप लगा हुआ है, फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो फार्मिंग एक बहुत बड़ी शब्द है, लेकिन सिर्फ इसमें क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं तभी इसे एग्रीकल्चर कहेंगे। क्या इसके ऊपर कोई एनिमल्स को हम रख रहे हैं, यानी कि रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को पाल रहे हैं, तो क्या ये एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है? दूसरी बात तो ये भी बन सकती, तीसरा बात ये भी हो सकता है कि मिट्टी, यानी कि मिट्टी का यूज नहीं करेंगे, सॉइललेस अगर हम फार्मिंग करते हैं, सॉइललेस फार्मिंग करते हैं, तो क्या ये एग्रीकल्चर नहीं हुआ? तो मॉडर्न इरा के समय या मॉडर्न समय के अनुसार अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी में खेती करना ही सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं कहलाता है। उसके साथ साथ जितनी भी एक्टिविटी होती है जो फार्मिंग से रिलेटेड चीजें, वो एग्रीकल्चर है। जैसे हम सॉइललेस फार्मिंग करते हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक, एक्वाकल्चर, उसके साथ साथ एरोपोनिक, ये सब नाम सुनते ही है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉइललेस फार्मिंग हो जाएगा। तो ये भी तो एग्रीकल्चर का पार्ट है। सॉइल में अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं, ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। इस मिट्टी पे अगर हम किसी प्रकार के एनिमल्स को पाल रहे हैं तो ये भी एग्रीकल्चर है। अच्छा, एक चीज आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि यार आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाने आए हो, ये क्यों पढ़ा रहे हो? जब भी मैं कोई बेसिक क्लास स्टार्ट करता हूँ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले मैं ये सारी चीजें उनको बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? कि ताकि आप ना एक वे पे चलो, एक रास्ता पे चलो, आपको एक पैटर्न पता हो, आपको नोट्स बनाना आना होगा, नोट्स बनाने आना चाहिए कि हम कैसे नोट्स बना सकते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है, इसलिए मैं बहुत बेसिक से करवा रहा हूँ। क्लियर है? तो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, मृदा में खेती करना एग्रीकल्चर कहलाता है। ये ट्रेडिशनल परिभाषा है। मॉडर्न परिभाषा की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ मिट्टी का या मिट्टी में फार्मिंग करना ही एग्रीकल्चर नहीं है, या मिट्टी में खेती करना ही एग्रीकल्चर नहीं है। फार्मिंग बहुत बड़ी शब्द है। फार्मिंग में क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइललेस फार्मिंग, ये भी रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, फार्मिंग एक, उसके अंदर ये छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें भी एग्रीकल्चर होता है। अब एग्रीकल्चर का डिफिनेशन देखना क्या होगा। अब अगर हम एग्रीकल्चर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि लिखते हैं, और इसको हम परिभाषित करते हैं। तो हम ये सिर्फ नहीं कहेंगे कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो सिर्फ सॉइल फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, ये हम कभी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अब परिभाषा गलत हो जाएगा। अब हमें क्या कहना पड़ेगा कि सॉइल साइंस जो है, सॉइल कहना है, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर it is art, science एंड टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर क्या है? आर्ट है, यानी कि हम लिख सकते हैं कला है, साइंस यानी कि विज्ञान है, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी है। ये क्या है? एग्रीकल्चर है। अभी हम ये डिफाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या पढ़ते हैं, तो जिसके अंदर हम चार कंपोनेंट पढ़ते हैं। पहला क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसल उत्पादन करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? फसल उत्पादन कहेंगे, ठीक है। फसल उत्पादन में भी दो क्लासेस है, हॉर्टिकल्चर, एक तो होता है फील्ड क्रॉप, इसी को हम सस्य फसल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक होता है गार्डन क्रॉप, इसको हम बागवानी
फसल के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर है। फील्ड क्रॉप एग्रोनॉमी के अंदर हम पढ़ेंगे, तो एक ब्रांच है हमारा एग्रोनॉमी, इसी को हिंदी में सस्य विज्ञान के नाम से जानते हैं, सस्य विज्ञान, ठीक है। इसी को हम मतलब वो हॉर्टिकल्चर गार्डन में जो हम कल्टीवेशन करते हैं उसे हम हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है। छोटा सा दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना। तो पहला हमारा जो ब्रांचेस निकल के आया कौन आ गया, तो पहला ब्रांचेस क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन। दूसरा जो ब्रांचेज है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें, एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो याद रखना इसे हम पशुपालन कहते हैं, पशुपालन। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम अभी पढ़ेंगे लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक जिसे हम पशुधन कहते हैं, ठीक है। लाइव स्टॉक एंड डेयरी फार्म, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। दूसरा ब्रांचेस हो गया। तीसरा ब्रांचेस हमारा जो निकल के आता है वो आता है सॉइललेस फार्मिंग। सॉइललेस फार्मिंग यानी कि मृदा रहित, मृदा ये गलत है, मृदा रहित खेती, ठीक है। मृदा रहित खेती में अगर हमसे पूछा जाए कि कौन कौन से, तो याद रखेंगे एक्वा कल्चर इसी का पार्ट है, एक्वापोनिक बताएंगे क्या होता है नहीं होता, सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये डेमो क्लासेस इसीलिए दिया गया है कि ताकि एक बार आप चीज़ें देखो किस तरह से मटेरियल आपके पास पहुंच रहा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें हाइड्रोपोनिक, उसके बाद अगर हम बात करें एरोपोनिक, ये सब किसमें आते हैं, सॉइललेस फार्मिंग में, जो बिना मिट्टी का यूज किए हुए हम फार्मिंग करते हैं, ठीक है, ये याद है। साथ में अगली ब्रांचेस की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ नंबर पे सी के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, वो आ जाएगा अदर इंटरप्राइजेस, यानी कि अन्य इंटरप्राइजेस, जैसे कि या रिलेटेड इंटरप्राइजेस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो रिलेटेड इंटरप्राइजेस भी लिख सकते हो, रिलेटेड इंटरप्राइजेस, जैसे कि हम इसमें लैग कल्चर को पढ़ते हैं, दूसरा एपी कल्चर को पढ़ते हैं, तीसरा सेरी कल्चर को पढ़ते हैं, ठीक है। ये इसी में पढ़ेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। तो कितने इसके ब्रांचेज हो गए, 4 ब्रांचेज हो गए, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की कितने ब्रांचेज हो गए भैया, 4। कृषि की शाखाएं, ठीक है, ये याद रखना। कितने हैं, तो याद रखना है 4। अब आपको लग रहा होगा कि यार हमें तो किसी ने बताया था 16 ब्रांचेज है एग्रीकल्चर का, हाँ है 16 ब्रांचेज। अब इसी का ना सब ब्रांचेज निकाल के बताएंगे अलग अलग, जैसे यहाँ पे मैं अगर बताऊँ एग्रोनॉमी की सब ब्रांचेज, सीड टेक्नोलॉजी, वीट साइंस, क्लियर। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन की सब ब्रांचेज, सॉइल साइंस उसी में पढ़ लेंगे क्योंकि सॉइल पे ही ग्रो करेंगे, गार्डन्स हॉर्टिकल्चर हो गया, इसके सारे ब्रांचेस पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ ये दोनों जहाँ ग्रो होगा वो मिट्टी पे होगा, तो मिट्टी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक एंड डेयरी फार्म, सॉइललेस फार्मिंग में ये सारी चीजें ब्रांचेस पढ़ते हैं। अदर इंटरप्राइजेज में ये भी आता है, फॉरेस्ट्री आ गया, उसके साथ साथ अदर जो कंपोनेंट है वो सारी चीजें उसी में आ जाएगा। तो हम 16 ब्रांचेज यहाँ से तैयार करा देंगे, लेकिन जब बेसिक पढ़ेंगे तब बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि इस फ्रूट में या ये जो क्रॉप है इसमें डिजीज लगेगा तो उसका स्टडी करना पड़ेगा। तो इट इज द सब ब्रांचेज, जो मेन ब्रांचेज है वो यही है, ये क्या है, मेन ब्रांचेज है। और इस तरह से जो करके हमारे पास ब्रांचेज निकलता है वो 22 आता है। जब बेसिक की क्लासेस लेंगे ना तो उसमें मैं साबित करके दिखाऊंगा कि 22 ब्रांचेज है एग्रीकल्चर की। अभी फिलहाल के लिए हम एनिमल्स पे चलते हैं।
अब आपको समझ में आया होगा कि सर इतने टाइम से क्या कर रहे थे। तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन तो यहाँ पढ़ना नहीं, हालांकि क्रॉप प्रोडक्शन का दूसरा जो ब्रांचेज है ना, गार्डन क्रॉप, हॉर्टिकल्चर, ये क्लासेस बीएचओ के, हालांकि आप भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक 12 क्लासेस अपलोड, 11 हो गया, सॉरी 11 हुआ है, 12 आज अपलोड हो जाए मैं करवा दूंगा, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, सॉइललेस फार्मिंग बात करें तो एक्वाकल्चर, एक्वापोनिक, हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक। ईयर में फार्मिंग करते हैं, एरोपोनिक तो सॉइल का यूज हो नहीं रहा है, तो सॉइललेस फार्मिंग कहते हैं इसको। इसको हम मॉडर्न फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, मॉडर्न फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। इसी के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये सॉइललेस नहीं हो जाएगा, इसलिए हम इस पे यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है। मॉडर्न के बारे में जब पढ़ेंगे, अदर इंटरप्राइजेज में जो रिलेटेड इंटरप्राइजेज हैं वो सारी चीजें हमने लिख दिया। अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुधन से, पशुपालन से स्टार्ट करना है। उसके अंदर हम लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं। करें स्टार्ट, चलो आ जाओ। एनिमल हस्बेंड्री हेडिंग डालोगे क्या, एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ हम छोड़ के गए थे वहीं पे। अच्छा, तो इसका तो लिखा होगा, वहीं से पढ़ लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री यहाँ लिखा हुआ है, पशुपालन। चलो अब देखना, पशुपालन, सबसे पहले तो वर्ड की ही बात कर लेते हैं। वर्ड की अगर हम बात करें तो याद रखना कि ये किस शब्द से लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द के एनीमिया से बना हुआ है, एनीमस से बना, एनीमिया नहीं सॉरी, एनीमस से बना हुआ है। और एक जो शब्द है वो हस्बैंड से बना हुआ, हस्बैंड से बना हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। एनीमिया का मतलब क्या होता है, यार क्या बोल रहा हूँ, एनिमस का मतलब होता है एनिमल्स, और कौन सा एनिमल्स, तो याद रखना लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन, ठीक है। एनिमल्स कौन सा, लाइव स्टॉक, पशुधन। इधर हस्बैंड का मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं, जिसका बैंड बच जाए उसको हस्बैंड कहते हैं। लेकिन हस्बैंड के तरफ से क्या होता है कि वो अपने वाइफ को क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है, देख रेख करती है, मैनेजमेंट करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पशु उसका वाइफ हो जाएगा, या कोई एनिमल्स है तो वो वाइफ हो जाएगा। लेकिन समझने के लिए ये है कि हस्बैंड का काम होता है अपने वाइफ को केयर करना, अपनी वाइफ के जरूरतों को पूरा करना, ठीक है। तो ये हस्बैंड शब्द से लिया गया है, और इसका मतलब होता है, ठीक है, टू टेक केयर, टेक केयर, बस। क्या लिखेंगे, टू टेक केयर, या ऐसे भी लिख सकते हैं हु वन टेक केयर, हु वन टेक केयर, मतलब जो उसे देख रेख करता, जो उसकी देख रेख करता, ठीक है, देख रेख करता, उसे हम क्या कहेंगे, हस्बैंड कहेंगे, ठीक है। और हस्बैंड जो शब्द है, हस्बैंडरी जो शब्द है, हस्बैंड से लिया गया, जिसका मतलब ये होता, ये कैसा शब्द है, तो लैटिन शब्द है। हम सब जानते हैं कि जिसके लास्ट में कल्चर लगा हो, जिसके लार्ज एरिया डोनेट हो, लगे कि ये लार्ज है, और जिसके लास्ट में साइड लगा हो, ये जितने भी शब्द होते हैं ये किससे होते हैं, लैटिन से डिराइव होते हैं। एक्सेप्शन इज द एवरीवेयर। तो ये देखो लार्ज एरिया लग रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि एनिमल हस्बेंड्री आपकी यहाँ ही हो रहा है, हर जगह होता है, पूरे दुनिया में हो रहा है। तो उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे कि ये जो शब्द है किससे लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया। तो यहाँ पे एनिमल्स का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे लाइव स्टॉक हो गया, लाइव स्टॉक को हम कहेंगे पशुधन, और पशुधन का मतलब है डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि पालतू जानवर, पालतू जानवर, ठीक है। अब देखना, छोटी सी ये कंसेप्ट है, समझ लेना। ये है एनिमल हस्बेंड्री, टोटल हस्बेंड्री एनिमल्स, ठीक है, हस्बेंड्री ऑफ एनिमल्स। लेकिन इसके छोटे पॉइंट पे हम पढ़ेंगे लाइव स्टॉक। तो जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स है उसको पढ़ना क्या कहलाएगा, एनिमल हस्बेंड्री। उसमें से सिर्फ हम डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स है उसकी स्टडी हम नहीं कर सकते, प्रॉपर ढंग से नहीं कर सकते, डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हर एनिमल्स। अब आपको कहे कि टाइगर को डोमेस्टिकेट कर लो, तो नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो जो डोमेस्टिकेट एनिमल्स होगा उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल बता दीजिए सर जी, तो लीजिए भाई, काऊ, बुफैलो, सीप, स्वाइन जिसको हम पिग के नाम से जानते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा गोट, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास पोल्ट्री, उसके बाद पोल्ट्री में भी बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तो हेन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद कैमल रह गया तो कैमल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसमें पढ़ते हैं, तो याद रखेंगे ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। अब आपने यहाँ पे बताया एनिमल्स तो बता दिया। देखो अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम पे देखें, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे देखें तो 535.7 मिलियन हमारे पास, 7-8 मिलियन क्या है, एनिमल्स है, पॉपुलेशन यानी कि पशु संख्या है, ठीक है। किसके अनुसार, तो जो 20वीं जनगणना हुई है, सेंसस हुई है, सेंसस कब हुआ था, 2019 में, इसके अनुसार, ठीक है। इससे पहले जो 19वीं सेंसस था, दिख रहा है ये, नहीं दिख रहा, 19वीं सेंसस था, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 19वीं सेंसस था, ये कब हुआ था, तो याद रखना, सेंसस जनगणना, जनगणना, तो ये याद रखना है कब हुआ था भाई, तो 2012 में, ठीक है। और 2019 और मतलब 12 और 19 की बात करें तो ग्रोथ रेट कितना बढ़ा है, 4.6%, ये याद रखना। तो अभी तक हमारे पास इतना एनिमल्स है। अब टेक केयर का मतलब क्या होगा, टेक केयर का मतलब सिर्फ ये थोड़ी होगा कि उसको बैठ कर देखो कि भैंस है, ये काली क्यों है, ये गोरी क्यों है, ऐसा तो नहीं है। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को हम कह देंगे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रबंधन। क्या कहते हैं, प्रबंधन, प्रबंधन, प्रबंधन किसका भाई, ये भी तो बता दीजिए। तो प्रबंधन सबसे पहले हाउसिंग मैनेजमेंट, हाउसिंग मैनेजमेंट, हाउसिंग यानी कि आवास प्रबंधन, आवास प्रबंधन, ठीक है। हिंदी में थोड़ी सी अगर त्रुटि हो जाएगी तो उसके लिए सॉरी फॉर डैट, माफ कीजिएगा। बट थोड़ी चीज़ें आप भी समझिएगा कि हिंदी शुद्ध कोई भी नहीं लिख पाता है, थोड़ी सी अगर दिक्कत हो जाए तो आप लोग खुद से भी करेक्ट कर लीजिएगा। मेरा ये मानना रहता है हमेशा कि लैंग्वेज चाहे कोई भी हो हमें समझ में आनी चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से अगर हम समझ लेते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ को भी क्वेश्चन बना पाते हैं। क्योंकि यहाँ के बाद जो भी हम एग्ज़ाम देंगे, मतलब जेट सीयूटी सुपरवाइजर जो भी एग्ज़ाम है, ये कंपटीशन लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो एमसीक्यू होता है। तो थ्योरी हमें समझ में आनी चाहिए कि क्या होता है, बाकी हम पढ़ने के लिए पढ़ लेंगे, लेकिन नो डाउट जो हिंदी में है, हिंदी में भी मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। हाउस मैनेजमेंट, और इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, वैसा ना हो कि दिखे ना, ठीक है, दिख जाए, ये चीज़ें तो करवा ही दिया है तो दिख ही जाएगा, इतना कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और, ठीक है, हाउस मैनेजमेंट। उसके बाद फिर उधर नहीं दिखा, चलो कोई, राशन मैनेजमेंट, यानी कि राशन मैनेजमेंट, ये हो गया। आहार, आहार प्रबंधन, ये याद रखना, ठीक है। थोड़ा छोटा कर ही देता हूँ, मुझे पता चले आपको कुछ चीज़ लिखना हो और दिख ही नहीं रहा, ठीक है। चलिए, दिक्कत नहीं दिखा, बहुत दिक्कत है भैया, ठीक है। तो इसको याद रखना, चलिए इतना पे तो दिख ही जाएगा सबको। आइए, उसके बाद इसमें हम क्या देखेंगे, ब्रीडिंग मैनेजमेंट, यानी कि प्रजनन प्रबंधन, प्रजनन प्रबंधन, ठीक है, ये याद रखना। साथ में हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य प्रबंधन, क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य प्रबंधन हो जाएगा। मैनेजमेंट 1, मैनेजमेंट 2, मैनेजमेंट 3 और मैनेजमेंट 4। तो ये जो फोर्थ मेजर प्रोडक्शन मैनेजमेंट है,
तो इसको आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार अगर मैं आपको फिर से रिवाइज करवाऊँ तो ये तो मैंने बात कर ही लिया है। आगे है ना, ठीक है, ये हो चुका है। ये इससे पहले मैंने ये करवाया था आपको, लैंग्वेज के बारे में करवाया था कि ये लैंग्वेज ऐसे ऐसे तैयार होता है, ठीक है। आफ्टर देन मैंने ये करवाया, फिर एनिमल हस्बेंड्री उठाया। एनिमल हस्बेंड्री के बाद अगर मैं बात करूँ तो हम डायरेक्ट यहाँ आए थे और हमने देखा कि ये लैटिन शब्द से लिया गया है, एनिमस प्लस हस्बैंड से। एनिमस का मतलब होता है एनिमल्स, पैसा, डोमेस्टिकेट, लाइव स्टॉक। एनिमल्स का मतलब होता है लाइव स्टॉक, ठीक है। लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुधन, पशुधन का मतलब होता है डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब काउ, बुफैलो, शीप, स्वाइन, गोट, पोल्ट्री, उसके साथ साथ कैमल के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। साथ मैंने बताया था कि हु कैन टेक केयर, हु वन टेक केयर, तो जो टेक केयर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे, हस्बैंड कहेंगे, और ये हस्बेंड्री शब्द से लिया गया। याद रखेंगे कि मैनेजमेंट का मतलब होगा हाउस मैनेजमेंट करना, एनिमल्स को घर में रखना। घर में रखेंगे तो उसके लिए भोजन चाहिए, तो भोजन देना। उसके साथ साथ ब्रीडिंग, चूंकि उससे ब्रीडिंग करवाएंगे, नए एनिमल्स का मतलब आगमन होगा, उससे हम कुछ कम इनकम बनेगा हमारा, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रीडिंग मैनेजमेंट हो जाएगा। डेटा याद रखेंगे कुछ कि हमारे पास टोटल एनिमल्स अभी कितना है, तो 535.78 मिलियन है टोटल एनिमल पॉपुलेशन है। और 20वीं सेंसस के अनुसार कब हुआ था, तो 2019 में हुआ था। 4% बढ़ोतरी है, इससे पहले याद रखेंगे 2012 में हुआ था। ये भी याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछे फर्स्ट एनिमल, यही लिखवा देता हूँ, सेंसस पहली पशु जनगणना, प्रथम पशु जनगणना, ठीक है। तो याद रखना कब हुआ था, 1919 और 20 के आसपास में, ठीक है। फर्स्ट एनिमल सेंसस हुआ था और ये बिफोर इंडिपेंडेंस था, ये भी याद रखना है, ब्रिटिश इंडिया काल में हुआ था। दूसरा, अगर आपसे पूछे फर्स्ट एनिमल सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद प्रथम पशु जनगणना, ठीक है। तो याद रखना 1952, क्या याद रखोगे भाई, 1952, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब है, 1952। तो फर्स्ट एनिमल सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952, लेकिन फर्स्ट एनिमल सेंसस बिफोर इंडिपेंडेंस 1919 टू 20, ये याद रखना है, ये याद रखना है। अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें, प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान दिख रहा है, वर्तमान में अगर हम बात करें वर्तमान, तो याद रखेंगे ये 20वीं एनिमल सेंसस है, जिसमें 535.78 मिलियन हमारे पास एनिमल्स हैं, ठीक है, ये याद रखें, ये याद रखें। वर्ल्ड में अगर आपसे पूछे एनिमल सेंसस, वर्ल्ड में, वर्ल्ड में यानी कि विश्व में पूछे एनिमल सेंसस, तो हमेशा याद रखना 10 साल पे होता है, 10 ईयर्स बाद होते हैं। लेकिन इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है 5 साल बाद होते हैं। तो सर 19 के 5 साल बाद तो 23 होगा, बीच में कोविड आ गया था ना, 24 होगा, बीच में कोविड आ गया था जिसकी वजह से हुआ नहीं, अभी तक डेटा आया नहीं है, बट जैसे ही आएगा ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये याद रखना। ये एनिमल सेंसस वगैरह एनिमल्स, ये याद रखना। साथ में एक और याद रखना, डेटा के अनुसार जो एनिमल्स डिपार्टमेंट है वो कौन संभालता है, तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट संभालने वाले जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री में जो संभाल रहे उनका नाम याद रखना, राजीव रंजन सिंह, एलियस, एलियस मतलब उर्फ, उर्फ ललन सिंह, ठीक है। जेडीयू, जेडीयू का क्या, ये सांसद है। तो ये बात याद रखना है कि एनिमल हस्बेंड्री जो मिनिस्ट्री है उसको संभालने वाला राजीव रंजन सिंह है। कौन है, राजीव रंजन सिंह है, इसको याद रखना। इनके 2 मिनिस्टर और है जिसे हम स्टेट मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, स्टेट मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, एक
कुरियन जी है, एक वघेल जी है, तो उसके बारे में याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, बट ये याद रखना कि राजीव रंजन जो है वो ललन सिंह जी से हम कहते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर संभालते हैं। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री में हमने क्या देख लिया भाई, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने बात कर लिया है कि एनिमल्स हमारे पास इतना है और इतने पॉपुलेशन में एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चल अब आपको डिफिनेशन की तरफ चलना है कि भाई आप क्या डिफिनेशन दोगे। अगर आपको डिफिनेशन देना है तो आप क्या डिफिनेशन दोगे, तो अब लिखना है डिफिनेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। पढ़ लिया आपने, अब इसी चीज को कंपाइल कर दो। किसको कंपाइल करना है, ऐड कर दो इसको, इसको कंपाइल कर दो। ये जितने भी चीजें आपको लिखवाया गया ना, इसको कंपाइल करके एक साथ बना दो। जैसे डिफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, देखना थोड़ा सा ध्यान देना। डिफिनेशन की अगर हम बात करें, डिफिनेशन यानी कि परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, तो परिभाषा में क्या हो जाएगा कि इट इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन विच स्टडी अबाउट एनिमल्स। और कैसा एनिमल्स, तो याद रखना है डोमेस्टिक एनिमल्स, एनिमल्स जिसे हम क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक एंड डेयरी फार्म। ठीक है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा। ये पहला परिभाषा है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एग्रीकल्चर साइंस की वो ब्रांचेज है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, ब्रांच है जो एग्रीकल्चर साइंस की है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स जिसे हम लाइव स्टॉक कहते हैं, और डेयरी फार्म का स्टडी करते हैं, इसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। सिंपल। दूसरा हम ये लिख सकते हैं, रेयरिंग ऑफ animals and their management, their management like हाउस मैनेजमेंट, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, हाउस मैनेजमेंट। दूसरा राशन मैनेजमेंट। तीसरा ब्रीडिंग मैनेजमेंट। चौथा हेल्थ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एटीसी। फोर बेनिफिशियल, ऑफ बेनिफिशियल फॉर फार्मर लिख सकते हैं, ऑफ बेनिफिशियल फॉर फार्मर इनकम is called एनिमल हस्बेंड। बताइए कैसा लगा, समझ में आ गया कि क्या है और कैसे तैयार हुआ है। तो सिंपल मतलब क्या हुआ, किसी भी एनिमल्स को जब आप उसे पालते हो, जैसे डोमेस्टिकेट एनिमल्स है जो हमें प्रोडक्शन देकर जाता है, जो हमें प्रॉफिट देकर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जिसको हम पालते हैं, जिसको हम मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि घर प्रोवाइड करवाते हैं, राशन, ब्रीडिंग, हेल्थ, और वो हमारी बेनिफिशियल के लिए काम है, उसे हम क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी में भी हम क्या लिखेंगे कि कृषि विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर पशु और पशुधन तथा डेयरी फार्म से रिलेटेड चीजें जो पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। बताइए आया समझ में। तो ये पोर्शन जब आपको समझ में आ चुका है, तो अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में कि कैसे हिस्ट्री निकल के आया एनिमल हस्बेंड्री का। तो हेडिंग डालेंगे हिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे भाई, हिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। हिंदी में इसे कहेंगे पशुपालन, पशुपालन की इतिहास। क्या कहेंगे, पशुपालन की इतिहास। देखना, अगर आप इंसानों का इतिहास की बात करें
तो इंसान पहले क्या करता था? इंसान पहले हंटिंग करता था। हंटिंग मतलब शिकार करना। हंटिंग मतलब शिकार करना। पहले तो हम लोग यही करते थे, जंगलों में जाते थे, वहाँ से किसी एनिमल्स को मार के लाते थे, पहले कच्चा मांस खा लेते थे, फिर धीरे धीरे पका कर खाना स्टार्ट किए। जंगल में आग लगी, एनिमल्स वहाँ पे हमें जले हुए दिखे, उसका हमने मांस खाना स्टार्ट किया, तो हमें लगा कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है, तो हमने फिर पका हुआ मांस खाना स्टार्ट कर दिया। फिर हम क्या करते थे, एनिमल्स को मार कर लाते थे और फिर अपना बनाते थे, उसको खाते थे। यही प्रोसेस था। तो पहले हंटिंग करते थे और सबसे लंबेस्ट समय तक चलने वाली जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो हंटिंग है। ठीक है। तो पहले हंटिंग स्टार्ट हुआ, और हंटिंग कब से स्टार्ट हो रहा है तो याद रखेंगे 10,000 बीसी में। 10,000 बीसी में। अगर मैं थोड़ा सा बीसी और एडी का कंसेप्ट समझाऊं तो आप मानो कि ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, दोनों चीजें। और एक टाइम हम ऐसा ले लेते हैं जहाँ पे किसी पर्सन का जन्म होता है, जिसे हम कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्म होगा। किसका जन्म हुआ? ईसा मसीह। तो उसके जन्म से पहले और उसके जन्म के बाद। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। सिंपल, हमें उतना पढ़ना नहीं है एग्रीकल्चर वाले को। तो जन्म से पहले जितने भी चीजें होगा ना, उसे हम कहेंगे बीसी, यानी कि बिफोर क्राइसिस। बिफोर क्राइसिस। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी हुआ वो क्या हो गया? तो बिफोर क्राइसिस या बिफोर क्रिस्ट हो गया। ठीक है। इधर इधर हम एडी कहते हैं, आफ्टर डेथ ऑफ नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं एडी को। ये दोनों क्या है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कितने साल का हो, तो आप बताते हो कि मैं 25 साल का हूँ, 24 साल का हूँ, 22 साल का हूँ, 23 साल का। तो ये कोई ना कोई टाइमिंग है, तभी तो आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। आपसे पूछा जाता है कि कितना समय हो रहा है, तो इतना समय हो रहा है। तो टाइम को जो रिप्रेजेंट करने का दो हमारे पास कह सकते हैं कि पॉइंट है, एक तो एडी और एक बीसी। बीसी ईसा मसीह को हमने लिया, और उनके जन्म से पहले जितनी भी चीजें हुई है उसे बीसी कहेंगे। जन्म के बाद जितनी भी चीजें हुई है उसे एडी कहेंगे। प्रेजेंट टाइम इस एडी को हम ईस्वी में बात करते हैं, ईयर्स में बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम इसी एडी को हम ईस्वी में बात करते हैं कि भाई 2019, 2020, तो ये लिखते हैं, ये साल चल रही है। ये प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है क्या कहलाती है? तो एडी और बीसी का कंसेप्ट कहलाती है। सिंपल, आपको समझ में आ गया। तो हंटिंग 10,000 में स्टार्ट हुआ बीसी में। अब देखो होता क्या है कि स्टार्टिंग दौरान में कुछ चैलेंजेस आते हैं। स्टार्टिंग में क्या चैलेंजेस है कि जैसे वो लोग बाहर जाते थे, मतलब एनिमल्स के सर्चिंग पे जाते थे, खोजने जाते थे, उस केसेस में उनको एक चीज समझ में आती थी कि यार यहाँ पे ना नंबर ऑफ एनिमल्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें भी नुकसान हो रहा है, टाइम का भी समय लॉस हो रहा है। तो वो फैमिली मेंबर जितने होते थे सारे जाते थे। पहले का काम यही था कि सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, खाने के लिए चलते हैं जंगल में। अभी क्या है, सुबह उठते हैं, ऐसे तो सुबह उठते ही नहीं है, ये तो मजाक वाली बात है, बट उठते हैं मॉर्निंग टाइम, जब भी आपका मॉर्निंग है, 2 बजे हो, 1 बजे हो, जब भी जिस भी टाइम पे हो रहा है, तैयार होते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, एसी में बैठते हैं, सोते हैं, फिर आते हैं, फिर सोते हैं। इसी तरह से सर्कल चल रहा है। उम्मीद करूंगा कि ये सर्कल आपका नहीं होगा, बट यही है। उस समय क्या था कि लोग जाते थे किसके लिए? सर्चिंग के लिए। तो खाना सर्चिंग करने के लिए, अपने फूड, क्योंकि सर्वाइव भी तो करना है। तो कई बार क्या होता था कि उनको टाइम ज़्यादा लगता था। टाइम क्या लगता था? बहुत ज़्यादा लगता था। अब टाइम ज़्यादा लग रहा है, भोजन बहुत कम मिल रहा है, इसमें भी दिक्कत। कई बार 4 लोग जाते थे और उधर से 3 लोग वापस आते थे। एक कहाँ चला गया भाई? तो जो कमजोर लोग थे उसे एनिमल्स मार के खा गया। भाई आप भी एनिमल्स हो, वो भी एनिमल्स है। जो ज्यादा शक्तिशाली होगा उसको रिसेसिव कर दे। यही होगा, अभी भी होता है, इंसानों में भी होता है कि जो ज्यादा शक्तिशाली होता है कमजोर लोग को दबा देते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। तो इस कंडीशन में देखा गया कि भाई एक ऐसे चीजों को हमें देखना होगा जो हमसे पहले सर्चिंग पॉइंट करता है, हमसे जल्दी सर्च कर लेता है, और हमें थोड़ी बहुत उनकी हेल्प हो जाए और उनसे हमें हेल्प हो जाए। तो वैसा एनिमल्स देखा गया डॉग। डॉग एक ऐसा एनिमल्स है जिसे आप अगर सीआईडी भी आज देखते हो आज के समय पे, तो आप पाते हो कि सीआईडी में डॉग को इस्तेमाल किया जाता है। किस पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है? इस पर्पज से कि उसका स्मेलिंग पावर बहुत जल्दी होता है, और वो कहीं दूर वस्तु, जो मरा हुआ वस्तु है, सड़ा हुआ वस्तु है, उसको जल्दी वो कैच कर लेता है, वो जल्दी स्मेल कर लेता है, वो पुलिस से जल्दी भाग कर जाएगा। इस केसेस में डॉग का डोमेस्टिकेशन हुआ।
और सबसे पहला जो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हुआ है वो डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, यानी कि कुत्ता पालना हमने स्टार्ट किया। ठीक है, एनिमल्स का सबसे पहला हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग। और याद रखेंगे डॉग का डोमेस्टिकेशन 10,000 बीसी में हुआ। कितने बीसी में? 10,000 बीसी में। तो हिस्ट्री स्टार्ट होता है हमारा एनिमल्स का 10,000 बीसी में। सबसे पहला ये हो गया। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट एनिमल्स डोमेस्टिकेशन, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तब आप क्या बताओगे? कृषि पर्पस यानी कि कृषि उद्देश्य के लिए। किसके लिए? कृषि उद्देश्य के लिए पाला गया सबसे पहला एनिमल्स, याद रखेंगे, सीप। कौन है भैया जी? सीप, जिसे हम क्या कहते हैं? भेड़ कहते हैं। तो इस बात को याद। कितने बीसी में? 8700 बीसी में। एस फोर सीप और एस फोर 87, ऐसे रिलेट कर लेना थोड़ा सा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बुक में लिखा होगा, मैंने आपको बताया कि ताकि आपको इजी हो। तो दो एनिमल्स का अभी तक हमने क्या किया है? डोमेस्टिकेट किया। पहला एनिमल्स डॉग जो 10,000 बीसी में, 8700 बीसी में सीप का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था। तीसरा 7700 बीसी, 7700 बीसी की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे हमने गोट का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था, बकरी का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था, पालना स्टार्ट किया था। इसी के बीच में, हालांकि वो एनिमल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन याद रखना 7500 बीसी। किस बीसी में? दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो याद क्या रखना है कि 7500 बीसी। दूसरे पॉइंट भी लिख देता हूँ। पहला एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से सीफ, एस फोर सीफ, एफ फोर 8700 बीसी। दूसरा गोट कब हुआ? तो 7700 बीसी। पहला और पूछ ले डॉग कब हुआ? तो याद रखना 10,000 बीसी। अच्छा, डी फॉर डॉग्स और डी फॉर 10 ऐसे भी याद रख सकते, 10,000 बीसी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहीं पे नोट करके लिख लेना मेरे भाई, 7500 बीसी सबसे ओल्डेस्ट क्रॉप कल्टीवेशन हुआ। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन दैट मीन्स क्या हुआ कि सबसे पुराने फसल उत्पादन, सबसे पुराने फसल की खेती किया गया। कब किया गया? तो याद रखना 7500 बीसी। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ। कितना? 7500 बीसी। कौन सा वो क्रॉप था? तो याद रखना व्हीट एंड बार्ले, यानी कि गेहूं और जौ। देख लेना कैसे आते हैं। ठीक है, तो पहला डोमेस्टिकेशन कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ क्रॉप में व्हीट एंड बार्ले। हम एनिमल्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट था इसलिए हमने लिख दिया। उसके बाद हम 8700 बीसी के बाद आ जाते हैं डायरेक्ट 6000 बीसी पे। 6000 बीसी पे तो याद रखेंगे काऊ एंड पीग, जिसे हम स्वाइन के नाम से जानते हैं। तो सुअर और गाय का डोमेस्टिकेशन किया गया। उसके बाद आ जाते हैं, किस पे आ जाओगे? 2200 बीसी पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? तो 2200 बीसी। 2200 बीसी की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिकेशन ऑफ 2200 में क्या हो जाएगा? तो पहला लिख लो बुफैलो, बुफैलो एंड पोल्ट्री। ठीक है, याद रखना 2200 बीसी में। फिर 2200 बीसी में नोट करके एक और पॉइंट लिख लेना, दिख रहा है नोट करके, कि 2200 में कल्टीवेशन हमने स्टार्ट किया था किसका? कल्टीवेशन ऑफ राइस। स्टार्टेड कल्टीवेशन ऑफ राइस 2200 बीसी में। ठीक है, किसने ईस्वी में? तो 2200 बीसी में। और याद रखना इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस कब मनाते हैं? एनिमल्स में राइस कैसे पढ़ा रहे हो सर? इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। यार देखो, मेरा मानना है ना कि एग्रीकल्चर ऐसे पढ़ो ना
कि हर चीज़ आप उसको जोड़ कर पढ़ रहे हो। 2004, ठीक है, ये याद है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, नॉलेज पर्सपेक्टिव से तो है ही है। अब इस तरह से अगर आप नोट्स बनाते हो तो आप सच में पाओगे कि यार ये वाकई में जो कंटेंट है वो हमें मिलना चाहिए और फ्री में मिल रहा है आपके पास। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, फ्री में जो मिलता है ना उसका कदर बहुत कम लोग करते हैं, और जो कर लेता है उसको फ्री में सारी चीज़ें अचीव हो जाती है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर लिया, हिस्ट्री के बाद इम्पोर्टेंस से स्टार्ट कर लेंगे, इम्पोर्टेंस के बाद रिवोल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे, रिवोल्यूशन के बाद टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे, टर्मिनोलॉजी के बाद मैनेजमेंट स्टार्ट कर लेंगे, मैनेजमेंट के बाद ब्रीड से स्टार्ट कर लेंगे, ब्रीड के बाद पोल्ट्री स्टार्ट करेंगे, पोल्ट्री के बाद डिजीज स्टार्ट कर लेंगे, डिजीज के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर लेगा, मस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके बाद एनिमल्स ही समाप्त कर देंगे। फिर आप कोई भी एग्जाम दो तो क्वेश्चन अपने ही से आएंगे, एग्जाम दो तो जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा वहीं से, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आज पहला लेक्चर था इसलिए मैं ज़्यादा कंटेंट आपके पास नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे बतानी भी थी कि मैं जो प्लान क्या कर रहा हूँ। बाकी आप कमेंट में बता देंगे, फीडबैक आप दे देंगे, आपको सही लगेगा आप कंटिन्यू करना, सही नहीं लगेगा डिसकंटिन्यू करना। ये डेमो क्लासेस के रूप में था, पहली क्लासेस आपके पास पहुँच रही है। साथ में अगर आपको इफेक्टिव लग रहा है तो क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस क्या सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।